कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक शख्स को कत्ल करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग रामचंद्र जी के अकीदतमंद और उनके मुतक़िद नहीं हो सकते। मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। उनको खाली जेल में नहीं, उनका इन्वेस्टिगेशन में मिला देंगे। हम ठोको राज चलाएंगे, हम बुलडोज़र राज चलाएंगे, हम जीने नहीं देंगे, हम मार वो एकतरफा तौर पर अपनी अपोजिशन को कत्ल कर रहा है। आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही पुलिस है और वही जज है, और उनके जो चीफ हैं, उनकी स्टेट्स में जो चीफ हैं, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या जहाँ भी बीजेपी रूल स्टेट हैं, वो फिर उनके मालिक। ये गोडसे का नया अवतार सामने आया है, ये गोडसे का नया अवतार है इस किस्म के लोग। और ये अगर पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, खुसूसन बीजेपी रूल स्टेट में 7 लाख रुपए का पिस्टल खरीदने की औकात तंजीमों के अंदर हो सकती है, इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं है। तो किसी ने 7 लाख की पिस्टल तो खरीदी है, वो किसने खरीद के इनको दी? इनकी तो हैसियत है। कानपुर के अंदर बीजेपी के लोगों ने जश्न मनाया रात को ही, उससे अंदाज़ा होता है। इससे पहले साध्वी प्राची के जो ट्वीट्स हैं उनसे भी अंदाज़ा हो रहा है कि एनकाउंटर वाले दिन ही उसने ट्वीट किया कि ये तो झांकी है, असल कहानी जो कातिल हैं, ये मुजरिम को पहले से इंफॉर्मेशन थी। मीडिया को किसने इन्वाइट किया था और मीडिया के सामने जाने की इजाज़त कैसे दे दी? इस किस्म के मुलजिमों को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अभी आप पार्लियामेंट उठा के देखिए, 300 के करीब लोग हैं जिनके ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। तो हमारी पार्लियामेंट आधी से ज़्यादा अगर क्रिमिनल्स पर डिपेंड करती है तो देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है? एनकाउंटर के बाद के हम एसटीएफ का शुक्रिया अदा करते हैं, कहें कि ये राजू पाल को श्रद्धांजलि है इसका एनकाउंटर। इसका मतलब ये होता है कि एनकाउंटर की परमिशन दी गई, इनको एनकाउंटर करें। और फिर जब यूपी के मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये तो आसमानी इंसाफ था, इसका मतलब गोली मारने वाले लोग फरिश्ते थे, दूत थे, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो ये ठोको कल्चर और ये बुलडोजर कल्चर, ये दोनों जो इजराइल से इंपोर्टेड कल्चर्स हैं, इस पर अगर उत्तर प्रदेश और बीजेपी की रूल वाली स्टेट्स चलेंगी तो ये इंसाफ का कत्ल करेंगी, ये मुल्क के डेमोक्रेटिक सेटअप का और कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाएंगी। इसको रोकना होगा। गाय के नाम पर जो लिंचिंग हुई उसमें भी ये मुतालबा था कि जय श्री राम का नारा लगाओ। रॉइट्स के मौके पे जय श्री राम का नारा उमूमन लगाया गया। तो जय श्री राम एक पॉलिटिकल वॉर क्राई है, ये इन लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया। कि कोई इवेंट मैनेजमेंट था और जानबूझकर ये पूरा का पूरा प्री स्क्रिप्टेड इवेंट था कि जिसमें आप देखिए कि पुलिस इतना ख़तरनाक मुलजिम है, उम्र उस कैद का उसको सज़ा मिली हुई है, आगे उसको पूछताछ करनी है, लेकिन पीछे कहीं पर भी कोई पुलिस वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर इस किस्म के मुलजिमीन को पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई होती है और पीछे अगर कोई पुलिस वाला नहीं है, साइड पे सिर्फ 2-3 पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, तो अगर ये मुलजिम पीछे पलट के भागने लगे तब पुलिस क्या जवाब देगी? तो अगर पुलिस बिल्कुल भी नहीं है पीछे और सामने से मीडिया के इतने सारे लोग मौजूद हैं, ऐसा लगता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई प्री ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा मीडिया वहाँ मौजूद है। ऐसे में ये कहना कि ये कोई इत्तफाकी वाक़या पेश हुआ आया है, ये गलत होगा। ये पूरे तौर पर प्री स्क्रिप्टेड है। ये इसके लिए तो जवाब सरकार को देने ही पड़ेंगे कि क्या अरेंजमेंट था और किसने लीक की ये खबर, क्योंकि ये तीनों जो कातिल हैं, ये मुजरिम को पहले से इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उन्होंने रेकी की इस इलाके की पहले आके। उनको कैसे मालूम था कि 10:30 बजे यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए इन मुजरिमीन को लाया जाएगा? तो अगर पहले से मालूम था तो किसी ने तो अदर डिपार्टमेंट से ही बताया होगा। तो वो कौन लोग थे और ये मीडिया को किसने इन्वाइट किया था और मीडिया के सामने जाने की इजाज़त कैसे दे दी? इस किस्म के मुलजिमों को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। कभी देखा हो तो मुझे बताइए। और यहाँ पर ऐसे ये दोनों लोग खड़े थे जैसे ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मुलाकात करके बाहर आए हैं और अब मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, तो ऐसी तो कभी देखा नहीं। इसी सबसे अंदाजा होता है। सर, जब साबरमती से लाया जा रहा था अतीक अहमद को, तो मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं दे रहे थे, और अब जब उसके बेटे का इनकाउंटर कर दिया था तो रात में उसे टहलाया जा रहा था वहाँ पे एक तरह से। तो इसीलिए कहा कि बहुत सारे सवालात हैं, 1-2 सवाल नहीं हैं। और उसके बाद फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वुज़रा ने बयानबाजी की और उसके नतीजे में कानपुर के अंदर बीजेपी के लोगों ने जश्न मनाया रात को ही, उससे अंदाज़ा होता है
इससे पहले साध्वी प्राची के जो ट्वीट्स हैं उनसे भी अंदाजा हो रहा है कि एनकाउंटर वाले दिन ही उसने ट्वीट किया कि ये तो झांकी है, असल कहानी बाकी है। ये इतने ट्वीट्स हैं, ये बता रहे हैं कि कोई भी ये जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत के दस्तूर में यकीन नहीं रखते, जो इंसाफ के अमल में यकीन नहीं रखते, जो अदालतों पे यकीन नहीं रखते, वो लोग सड़क पे इंसाफ करने को और अपने हाथ से इंसाफ करने को प्रेफर करते हैं। तो ये एक झांकी है जिसे भारत के तमाम लोगों को देखना चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के लोगों को देखना चाहिए कि सेफ्टी किसी की भी नहीं बची है, किसी की सेफ्टी नहीं है। 7 लाख रुपए का पिस्टल खरीदने की औकात तंजीमों के अंदर हो सकती है, इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं है। तो किसी ने 7 लाख की पिस्टल तो खरीदी है, वो किसने खरीद के इनको दिए? इनकी तो हैसियत नहीं लग रही 7 लाख की पिस्टल खरीदने की। मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि ये गोडसे का नया अवतार सामने आया है। ये गोडसे का नया अवतार है इस किस्म के लोग, और ये अगर पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, खुसूसन बीजेपी रूल स्टेट में इनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, अगर इनके लिए जश्न मनाया जा रहा है और इनको मैंने नहीं देखा कि गिरफ्तार करते ही अगले दिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता हो, पुलिस कस्टडी में रहते हैं, कोई पूछताछ की जाती है, इनको अगले ही दिन 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेज दिया, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा। तो और पता नहीं कब, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे और साजिश का पर्दाफाश नहीं होता, उसके लिए पुलिस इंटेरोगेट नहीं करती इनको बहुत ही मजबूत तरीके से। भाई आप देखिए, जो छोटे यानी बिल्कुल जाहिर केसों के लिए 14-14 दिन का पुलिस रिमांड लिया जाता है, इनको कोई पुलिस रिमांड नहीं है, सिर्फ जुडिशियल कस्टडी है। आराम से जाइए, जेल में बैठिए, और जेल में भी आपने नैनी से हटा के उनको दूसरी वाली जेल में आपने प्रतापपुर की जेल में भेज दिया। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो कहता रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, हम ठोको राज चलाएंगे, हम बुलडोज़र राज चलाएंगे, हम जीने नहीं देंगे, हम वो एकतरफा तौर पर अपनी अपोजिशन को कत्ल कर रहा है और करवा रहा है। और जो उनके साथ है, रूलिंग पार्टी के साथ हैं, वो महफूज हैं, वो 7-7 लाख रुपए की पिस्टल लेके घूम सकते हैं, वो बिल्कुल मीडिया की मौजूदगी में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कत्ल का, और शॉक वेव्स भेज सकते हैं तमाम देश के अंदर। ये सिर्फ यूपी का वाक़या नहीं बचा, पूरे देश में खौफ इससे बपा हुआ है कि अगर इंसाफ का पैमाना ये है कि सड़क पे खड़े होके एक मुलजिम को शूट कर दिया जाए, तो फिर अदालतों की और पुलिस के पूरे सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आरएसएस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही पुलिस है और वही जज है, और उनके जो चीफ हैं, उनकी स्टेट्स में जो चीफ हैं, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या जहाँ भी बीजेपी रूल स्टेट हैं, वो फिर उनके मालिक हैं। तो ये अगर अंदाज है तो इस देश की डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी और क्या मुस्तकबिल है देश का? इससे तो देश को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू भी बनेगा, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू भी बनेगा, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू भी बनेगा। इतनी मामूली सी बात नहीं है भाई। अतीक हो या अशरफ हो, ये लोग तो माफिया हैं, ये लोग तो गैंगस्टर्स थे, इन लोगों का तो ये तो मुलजिम थे, आपने इनको ये करके ग्लोरीफाई कर दिया। लेकिन सर आप कह रहे हैं इंटरनेशनल इशू बनेगा, और वहीं जो विदेशी अखबार हैं या मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि भारत में एक पॉलिटिशियन एमपी को मतलब सरेआम गोली मारी गई है, वहाँ पे क्रिमिनल या माफिया ऐसा कुछ नहीं लिखा है जैसे भारत में है। तो इससे इमेज तो खराब हो रही है ना देश की। नहीं, आप देखिए, एक मेंबर पार्लियामेंट जो रियल पॉलिटिशियन है आजम खान, उसका जो हशर किया गया है इसी उत्तर प्रदेश में, वो तो माफिया नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर दिया गया, ये माफिया है। और मैं साफ कहता हूँ ये माफिया है, इनको पॉलिटिक्स में रहने का कोई हक ही नहीं है। कोई भी माफिया हो, किसी भी मजहब का, जाति का हो, उनको पॉलिटिक्स में आने का और सरवाइव करने का और उनको फ्लरिश करने का कोई मौका किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देना चाहिए। लेकिन इनको दिया गया, और बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं, और भी बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनको बीजेपी प्रोटेक्ट करती है। तो कांग्रेस, ये बीजेपी हो, समाजवादी हो या सपा बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये सब माफियाज को लेकर आते हैं। अभी आप पार्लियामेंट उठा के देखिए, 300 के करीब लोग हैं जिनके ऊपर ड्रेडेड क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। तो हमारी पार्लियामेंट आधी से ज़्यादा अगर क्रिमिनल्स पर डिपेंड करती है तो देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है? आज इस सवाल पर बहस करने की ज़रूरत है। और इन्हीं के लोग
यही माफिया और इनके गुर्गे अगर ये 7-7 लाख रुपए का पिस्टल लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी को आप अदालत में पेशी के लिए मुलजिम को लेके जा रहे हैं, वहां जाके आप शूट कर दीजिए, फिर तो कोई भी महफूज नहीं है। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ये कहें कि एनकाउंटर के बाद के हम एसटीएफ का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर कहें कि ये राजू पाल को श्रद्धांजलि है इसका एनकाउंटर। इसका मतलब ये होता है कि एनकाउंटर की परमिशन दी गई थी कि इनको एनकाउंटर करें। और फिर जब यूपी के मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये तो आसमानी इंसाफ था, इसका मतलब गोली मारने वाले लोग फरिश्ते थे, दूत थे, ये बताने की कोशिश की जा रही है। समझता हूँ कि ये बहुत खतरनाक एक ट्रेंड है जो सामने आया है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बिल्कुल इशू नहीं है, ये देश का इशू है। और देश की पॉलिटिकल पार्टीज को, देश की अपोजिशन को ये मामले में खाली ट्वीट करने और खाली बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अगर देश को बचाना है तो इस किस्म की सरकारों और इस किस्म के वजीरों और इस किस्म के चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत अब है। लेकिन सर, दोनों ही लोगों जिनको जैसे मारा गया सरेआम, अतीक हो या अशरफ हो, दोनों ने ही अपने मर्डर की आशंका जता दी थी। और अशरफ ने तो ये तक कह दिया था कि उनसे किसी पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा कि तुम्हें ऐसे मारा जाएगा, और उसकी रिपोर्ट जो है वो बंद लिफाफे में कोर्ट तक पहुंचेगी, जो भी उसका नाम होगा, जो भी इसका जिम्मेदार होगा। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने पहले भी एक एप्लीकेशन डाली थी कि हमारी जान को खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को कहा था कि इनकी हिफाजत की जाए। अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट पूछे, एक केस चला गया है अदालत में, तो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछे कि जब वो जान के खतरे लेकर हमारे पास आए थे और हमने एश्योर किया था, तो फिर वो एश्योरिटी क्यों नहीं पूरी की गई। जहाँ तक खत का मामला है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो तो बात की बात है, क्या है क्या नहीं है वो निकल के आएंगी चीज़ें। लेकिन जो आला सतही कमेटी की, जांच कमेटी की बात की जा रही है, वो तो उन्हीं के लोग हैं सबके सब। तो ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बने और उत्तर प्रदेश के बाहर इस केस की जांच हो, इसलिए कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार पे यकीन नहीं किया जा सकता। आज ही जालौन में एक दूसरा वाकया पेश आ गया, 21 साल की लड़की को सरेआम 11 बजे दिन में पॉइंट ब्लैक कनपट्टी पे रख के गोली मार दी गई। 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरा वाकया पेश आ गया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार के इस इन्वेस्टिगेशन पे कैसे यकीन किया जा सकता है कि जिस सरकार का वजीर आला खुल के कह रहा हो कि जो एक एनकाउंटर जो पुलिस फेल्योर होता है, एनकाउंटर पुलिस फेल्योर होता है, उसके लिए मुबारकबाद नहीं दी जाती, उसके लिए सवाल पूछा जाता है डिपार्टमेंट से। वहां वजीर आला कहें कि मुबारकबाद देते हैं, वहां पर उनके मिनिस्टर्स कहें कि श्रद्धांजलि है राजू पाल को, तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो सरकार इन एनकाउंटर्स को और इस कत्ल को एंडोर्स करती है। तो ऐसी सरकार के जरिए किया गया इन्वेस्टिगेशन कितना जेन्युइन हो सकता है सारा देश समझ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रिटायर्ड जज के निगरानी में हो, उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उत्तर प्रदेश की सरकार पे, जिसने अब जंगल राज खुद को साबित कर दिया है। यानी ठोको बार बार जो सबसे हाईएस्ट रेट है 185 जो एनकाउंटर्स हैं, तो ये ठोको कल्चर और ये बुलडोजर कल्चर, ये दोनों जो इजराइल से इंपोर्टेड कल्चर्स हैं, इस पर अगर उत्तर प्रदेश और बीजेपी की रूल वाली स्टेट्स चलेंगी तो ये इंसाफ का कत्ल करेंगी, ये मुल्क के डेमोक्रेटिक सेटअप का और कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाएंगी। इसको रोकना होगा। अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि रोकें, अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि इस कल्चर को रोकें और रूल ऑफ लॉ को कायम करें। लेकिन जिस तरह से मर्डर करने के बाद जय श्री राम के नारे का उद्घोष कर रहे हैं, तो ये क्या संदेश है लोगों को देना चाह रहे थे? मैं तो वही कर रहा, सारी बात वही कह रहा हूँ कि जय श्री राम का नारा कोई माफिया तो लगाता नहीं है, कोई गैंगस्टर तो लगाता नहीं है, उसको तो धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं होता, उसे तो अपनी सिक्योरिटी से मतलब होता है, वो उसका धार्मिक कोई उद्देश्य नहीं होता। जिनका धार्मिक उद्देश्य होता है वो ये नारा लगाते हैं। और हमने देखा कि जितनी पिछले दिनों गाय के नाम पर जो लिंचिंग हुई, उसमें भी ये मुतालबा था कि जय श्री राम का नारा लगाओ, और वो करने वाले भी लगा रहे थे। इस तरह रॉइट्स के मौके पर जय श्री राम का नारा उमूमन लगाया गया। जो ये बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त में भी ये नारा लगाए। जो पिछले 30 साल से ये नारा जो 1990 से कंटिन्यूअस चल रहा है, 1990 ऑनवर्ड, ये नारा तो वॉर क्राई बन गया। और ये कोई मजहबी मुतबर्रिक नारा नहीं है, मजहबी मुतबर्रिक नारा है जय सिया राम। जो लोग जब आरती करते हैं तब वो राम राम जय सिया राम जपते हैं, वो है मोहतरम नारा है, वो मुकद्दस नारा है, वो हिंदुओं का नारा है, वो सनातन धर्म का नारा है। ये हिंदुत्ववादियों का नारा है जो एक पॉलिटिकल स्ट्रीम है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जय श्री राम एक पॉलिटिकल वॉर क्राई है। ये इन लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया। हम तो पहले से कहते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिन दिहाड़े
कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक शख्स को कत्ल करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग रामचंद्र जी के अकीदतमंद और उनके मुतक़िद नहीं हो सकते। मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। उनको खाली जेल में नहीं, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उनको जमानत नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए।